तो वैसे भी ये रिकॉर्ड होता ही है लेक्चर। पता नहीं आप यूट्यूब पे बाद में रिवॉच करते हो कि नहीं, बट इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड एवरी डे। मेरे सारे टॉपिक्स आपके जेई वाले ना, जब से ये चालू हुआ है रिकॉर्डिंग का तब से है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व कंसेप्ट एक्सरसाइज 5 का 11th क्वेश्चन फर्स्ट। इट वाज डिमांडेड बाय मल्लार। से ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद 5 एंड 10 जो डाउट्स है वो करेंगे। माइक माइक देखो किसका ऑन है। I want you to take out your books. If you have not solved this particular question, I want you to solve it along with me. Okay. So सर ये what they मैंने have given, आपको डाउट जैसे भेजा था जिसमें अलग फॉर्मूला वो यूज हो रहा था। हाँ वो यही है क्या ये? हाँ सर। हाँ, don't worry about it. We'll solve it. Uh, what is this particular question? So in this question, they have given a solid copper sphere, density rho, and specific heat capacity C. Okay, so these are the basic data, basic symbols, and of radius are initially at the temperature 240 Kelvin. Okay, so basically 200 Kelvin is suspended inside a chamber whose wall are at almost sorry whose wall are at almost 0 Kelvin. Find the time required in microsecond for the temperature of the sphere to drop to 100 Kelvin. So basically we have a particular sphere with us. Okay, and we have kept this particular sphere inside a chamber or inside a cold walled chamber. So the temperature of this particular chamber is actually 0 Kelvin, and the temperature or initial temperature of this particular object is 200 Kelvin. Okay, so you could say the ये जो 0 Kelvin है, it will act as surrounding. So 0 Kelvin is actually our T naught and 200 is actually our T. ओके, तो अपने को T मिल गया, T नॉट मिल गया। व्हाट एल्स दे वांट अस कि अगर समझो टेम्परेचर 100 से ड्रॉप हो रहा है, मतलब कितने से ड्रॉप होना चाहिए टेम्परेचर? 100 से ड्रॉप होना चाहिए। मतलब अभी फॉर एग्जांपल 200 था तो उसका 100 होना चाहिए। उसके लिए दे वांट अस कि फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड, तो अपने को टाइम फाइंड आउट करना है। सो अननोन थिंग इज टाइम, एंड जो डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर का, दैट इज डी टी और डेल्टा टी, दैट विल बी 200 माइनस 100। सो 200 वाज ओरिजिनल एंड हमें उसको 100 तक ड्रॉप करने देना है। ओके पूरा 0 तक नहीं देखेंगे, 100 तक ड्रॉप करने देना है। सो 200 माइनस 100 विल बी 100। नाउ लेट्स ट्राई टू यूज न्यूटन्स लॉ। कैसे यूज करेंगे? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। न्यूटन्स लॉ नहीं, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो स्टीफन्स लॉ। So in Stephen's law, we actually studied this particular formula, if you remember. That is, a power is equals to E sigma, then T raised to 4 minus T naught raised to 4. Do you remember this formula, guys? Yes, sir. Okay, very good. Now let's try to see what exactly this power is or emissive power is. So that is given by the formula Q by AT. ऐसे होता है कुछ। तो मैं वही चीजें यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे। हमें टाइम निकालना है और बाकी की सारी चीजें हम लोग दूसरे साइड पे भेज सकते हैं। तो बट बिफोर वी डू दैट, लेट्स ट्राई टू एडजस्ट फ्यू मोर थिंग। इफ यू सी दिस Q इज नथिंग बट MS डेल्टा थीटा या फिर डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा टी है उसी को हम डेल्टा थीटा भी बोल सकते हैं, अपॉन A इंटू टी, एंड दिस वन इज E सिग्मा T रेस टू 4 माइनस T नॉट रेस टू 4। ओके, अभी सीन कैसा है कि उन्होंने मास के टर्म्स में नहीं पूछा, दे वांट अस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। दैट मींस हमें मास को रिप्लेस करना है। व्हाट्स सो बिग अबाउट इट? मास पता है अपने को क्या होता है? इट इज डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। So we can use density and instead of volume we can use 4 by 3 pi r cube. Also this area over here is actually surface area, बराबर? एरिया जो होता है ये सरफेस एरिया होता है। Can you guys tell me what is surface area for sphere is? 4 pi r square. 4 pi r square. 4 pi r square, बराबर?
तो आप m को रिप्लेस कर दो डियर, आप एरिया को रिप्लेस कर दो, तो आपका m रिप्लेस होने के बाद यू गेट रो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे m रिप्लेस हो गया. Don't forget that they have specific heat, but instead of S, they are telling us to use C at specific heat. Okay, एक मिनट, हीट कैपेसिटी दी है ना डायरेक्टली, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोगों को उसको S को C लेने के लिए बोला है इनडायरेक्टली. Specific heat capacity it should be, हाँ specific heat capacity है, then it's okay. Then S की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, हम लोग C डाल सकते हैं. And delta theta, that is change in temperature, is 100. So we can put that as 100. Upon area of a sphere is 4 pi r square into time is unknown equals to E sigma T का value. Okay, अभी T atmosphere object 200 और T naught का value 0. So this will be 200 raised to 4 minus 0 raised to 4. Now the only thing that you have to do is to cancel out the unnecessary terms and shift time to other side. So pi cancel, 4 cancel, r square r cancel. So we get this as rho pi c into 100. Okay, E sigma ये side आएगा. This will be 200 raised to 4 equals to E sigma. Now is it understandable? सर वो ऊपर एक आर रह गया. हाँ आर रह गया, और एक और गलती किया मैंने, ई सिग्मा को इधर लिखा फिर से उधर लिखा था, और टी उधर जाएगा बस. तो दिस इज हाउ यू गेट टी. अभी आर का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू दे हैव नॉट प्रोवाइडेड टू अस, सो यू गोना कीप इट इन टर्म्स ऑफ रेडियस ओनली. द ओनली फैक्टर दैट यू कुड सॉल्व इज दिस पाई 200 raised to 4 and 100. इसको सॉल्व करोगे, बाकी के टर्म्स एज इट इज रहेंगे. सो देवांश यू आस्क मी कि मतलब ये फॉर्म अबाउट दिस फॉर्मूला, करेक्ट? तो हर एक चीज का फॉर्मूला थोड़ी याद रखेंगे. we have adjusted the formula that I have already taught you. सर मैंने यही यूज किया था, पर मुझे आंसर 7/80 आ रहा था, 7/72 नहीं आ रहा. आगे आगे सॉल्व करो इसको. सर मैंने किया था उसके बाद इधर 4.2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि वो क्यू क्योंकि हीट है, दैट इज द फैक्टर. तो इसीलिए मतलब ये जो क्यू है ना, वो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्यू का नॉर्मल यूनिट कैलोरी होता है, बट व्हेन वी यूज इट इन दिस इक्वेशन इट शुड बी इन जूल. सो दैट इज व्हाई देयर इज वन मोर फैक्टर, दैट इज 4.2. तो अपने को जे से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. Why I'm feeling like deja vu that we have already solved this particular question सर already. ये किया था यस लास्ट सर किया था. ओके, तो याद नहीं था, नो प्रॉब्लम, हो जाता है अभी, मतलब ये उम्र में ऐसे होते रहता है. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन. ओके, सो विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. फिफ्थ भी किया था ना हम लोगों ने, इसमें क्या सर प्रॉब्लम? क्वेश्चन 4. ओके, अच्छा, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स का टेस्ट? यस सर. ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करो. The plots of intensity versus wavelength of three black bodies at temperature T1, T2, T3 respectively are shown. Find their temperature. Okay, मतलब like basically temperature का relation बताना है अपने को. T1, T2, T3 ऐसे तीन bodies दिए, and they want to comment about the relation of their temperature. Sorry, relationship. So first of all, you can see this topmost point is nothing but lambda, correct? So origin से लेके इसका जो distance होगा वो होगा lambda maximum 1. Second point this, okay, ये point का origin से लेकर जो distance होगा वो हो जाएगा lambda maximum 3. and the last ये T2 का है, ये जो distance हो जाएगा that will be lambda maximum 2. Now I want you to think about one simple thing. They want you to think about temperature, but we have wavelength ka data. So now if you remember the relation, that is lambda m is inversely proportional T. It is known as Wien's displacement law. By that logic, lambda is inversely proportional to temperature. So if your sequence is like this, lambda m2 is greater than lambda m3 is greater than lambda m1,
temperature will exactly follow the reverse order. That is, temperature 1 should be greater than temperature 3 should be greater than temperature 2. So ये जहां पे भी आपको दिखेगा, that is I guess option B is the correct answer. समझा? ओके भाई सर, अच्छा। Next वाला question, I guess your 10th question is there ना? यस सर। ओके, सो दिस इज 10th क्वेश्चन। इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप अनम्यूट करके मुझे बता दो, बाकी स्टूडेंट्स भी। सो विल सॉल्व दोस क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस टुडे। और थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस होमवर्क मैंने जो दिया था उसमें भी कोई डाउट है तो वो भी आप बता सकते हो। So this is the question. A black body is at a temperature of 2880 Kelvin. Okay. So basically I have the temperature. Okay, write it as 2880 Kelvin. The energy of radiation emitted by object with wavelength between 499 and 500 nanometer is U1. Okay. Between 990 nanometer and 1000 nanometer is U2. Okay. Between 1499 nanometer and 1599, okay, तो रेंज दिया है बेसिकली, तीनों रेंज को हाईलाइट कर देते हैं। 400 to 99 ये U1 है, 992 ये U2 है एंड ये U3 है। द वेन्स कांस्टेंट वो भी गिवन है, सो दैट इज B इक्वल्स टू 2.88 into 10⁶ नैनोमीटर। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन U1 एंड U2? तो हमें बेसिकली U1 एंड U2 के बारे में कमेंट करना है। ओके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट लैम्बडा। लैम्बडा कैसे फाइंड आउट करोगे? बिकॉज यू हैव बी वेन्स कांस्टेंट, इसीलिए मुझे हिंट लगा कि मुझे लैम्बडा का रेफरेंस लेना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे हिंट नहीं लिखता। मुझे बी का बी दैट इज वेन्स कांस्टेंट आया ना, तभी मुझे उसका फॉर्मूला याद आया कि लैम्बडा एम इज बी बाई टी होता है। सो नाउ द कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, इट इज 2.88 into 10⁶। ओके, और ये नैनोमीटर है, अपॉन टी का वैल्यू इज 2880। तो एक्चुअली ये नैनोमीटर केल्विन है और ये केल्विन है, तो आंसर जो आएगा वो नैनोमीटर में आएगा। सो वी कैन सॉल्व इट फर्दर। 2.88 2880 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2880 into 10⁻⁻⁹ दिस इज व्हाट वी कैन राइट, into 10⁶। अरे सॉरी, क्या कुछ भी लिख रहा हूँ मैं। 2880 into 10⁻³ into 10⁶, पॉइंट को एडजस्ट किया मैंने, अपॉन 2880 कैंसल। सो द आंसर दैट वी गेट इज 1000 नैनोमीटर। तो ये लैम्बडा का वैल्यू मिला। ओके, तो 1000 नैनोमीटर में कौन सा क्लोज है, मतलब ये लैम्बडा एम, मतलब ये मैक्सिमम एनर्जी मिलता है इस वेवलेंथ पे। लॉजिक क्या है लैम्बडा एम का? you get maximum energy at this particular wavelength, correct? if you see lambda m, ये वाले लोकेशन पे हमें मैक्स एनर्जी मिलेगा, ये वाले लोकेशन पे हमें कर्व 2 के लिए मैक्स एनर्जी मिलेगा। तो मैक्स एनर्जी कब मिलता है इस वेवलेंथ पे? एंड दिस वेवलेंथ इज 1000 नैनोमीटर। अभी इन तीनों रीजन्स में 1000 किसके लिए आता है? दिस वन U2 ना। getting the logic what I'm saying? ओके सर, हाँ समझा। तो U2 will be greater than U1 and U3 both of them, क्योंकि आपका ग्राफ ऐसे प्रोग्रेस होगा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसे प्रोग्रेस होता है। तो जो आपका लैम्बडा एम आएगा ना समवेयर, वो ये होगा, यहाँ पे आपको लैम्बडा एम मिलेगा विच इज 1000 नैनोमीटर। और लेफ्ट साइड में जो आपको एनर्जी मिलेगा ना, दिस इज द एनर्जी दैट दे आर टॉकिंग। तो ये एनर्जी जो है, एनर्जी डेंसिटी होता है एक्चुअली वो, बट वो मैक्सिमम मिलता है। अभी आप कोई भी दूसरा वेवलेंथ ले लो, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट 500 नैनोमीटर। सो 500 समवेयर ओवर हियर आएगा, करेक्ट? तो 500 की रिलेटेड एनर्जी है वो भी कम आ रहा है। सिमिलरली इफ यू गो टू द राइट हैंड साइड, समझो यहाँ पे आ रहा है आपका 1500, तो 1500 से एसोसिएटेड एनर्जी भी तो कम ही है। आर यू गेटिंग द लॉजिक? यस सर, समझा। तो ऐसे
गाइस डाउट्स ओवर हुए कि कोई और क्वेश्चन में डाउट्स है? सर आप मिनिमाइज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना। यस सर सर जेई लेवल आर्काइव्स का स्टेट लेवल आर्काइव्स का 6। ठीक है। स्टेट लेवल एक्सरसाइजेस और आर्काइव्स। सर स्टेट लेवल आर्काइव्स का 6। चलो स्टेट लेवल आर्काइव्स का 6 सॉल्व करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने स्टेट लेवल सॉल्व करने के लिए बोला था ना? हाँ सर स्टेट लेवल आर्काइव्स। एंड सीए भी दिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो तो ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है? 0.93 वॉट आवर ऑफ एनर्जी सप्लाई टू अ ब्लैक ऑफ आइस weighing 10 ग्राम, and then they are asking it is found that it has been found that half of the ice block melts, the entire block melts, and water attains a temperature of 4 degree. Okay, so it's more or less like a theory type of question, but okay, we'll see. The entire block just melts and the block remains unchanged. तो जो भी अपने पास डेटा है वो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। एनर्जी सप्लाइड is given by 0.93 watt hour. So first of all, I need to convert this into joule. बराबर? If you remember, watt मतलब क्या होता है? watt मतलब watt मतलब joule per second and hour मतलब 3600 second. So if I multiply it by 3600, I will get it in terms of joule. तो ये मेरा गोल है, मुझे इसको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड दिस यू नीड टू प्ले विथ यूनिट्स फर्स्ट। समझा कैसे किया मैंने? वॉट को लिखा जूल पर सेकेंड, आवर को लिखा सेकेंड, बट 1 आवर इज 3600 सेकेंड। देन आई कैन कैंसिल दिस एसएस, आई गेट कन्वर्जन फैक्टर एज 3600 जूल्स। तो यूनिट के साथ खेलोगे तो आपको बेटर पड़ेगा। ओके तो मैंने 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो आई गेट 0.93 into 3600. आफ्टर दैट व्हाट यू आर गोना डू, यू आर गोना मल्टीप्लाई दीज टुगेदर, है ना? तो वही वो मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा। 1 मिनट, गिव मी सेकंड, आई डू ऑन कैलसी। हो गया 90 into 360 3348। तो 3348 आपको किस में आया? इट इज इन जूल ई। अभी आपको किस में निकालने के लिए बोला है उन्होंने? So they want you to find this particular thing in basically नहीं अपने को देखना है कि आइस कितना मेल्ट हुआ। एंड वेन एवर दिस टॉपिक कम्स, क्योंकि मेल्ट के 3 ऑप्शन है टोटल, बराबर? तो मेल्ट के अगर 3 ऑप्शन है तो दैट मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट द लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट। सो लेटेंट हीट में Q will be equals to M into L. Now M का वैल्यू इज नथिंग बट दैट वी वांट टू फाइंड आउट कि कितना मेल्ट हुआ है, और Q का वैल्यू है 3348। नाउ सी दिस 3348 इज इन जूल, तो मैंने इसको जूल में पुट किया। तो लेटेंट हीट को कैलोरी में पुट करके कोई फायदा नहीं है, तो लेटेंट हीट को 40 डालेंगे, सॉरी 80 डालेंगे, बिकॉज इफ यू रिमेंबर आइस के लिए लेटेंट हीट 80 होता है। तो इनटू 4.2 you have to multiply, that is conversion factor. If you want more accurate answer, take 4.18, but see I am lazy person, so I am going to go with 4.2. okay 4.2 क्यों यूज किया है? कन्वर्जन फैक्टर, डोंट फॉरगेट दैट कि हीट कैलोरी में होता है and we need to convert it into joule. So what is going to happen with this thing? So 3348 divided by 80 into 4.2, so answer comes out to be 9.96 something. ओके अभी वो मैं 4.18 लेता ना तो अप्रोक्सीमेटली 10 आ ही जाता। तो m का वैल्यू 9.9642 आ रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 kg। तो दैट मीन्स एंटायर 10 kg का ब्लॉक मेल्ट हो रहा है। नाउ दिस क्वालिफाइज फॉर 2 आंसर्स, एंटायर ब्लॉक ओके। एंड देन दे आर सेइंग वाटर अटेन्स अ टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके ऐसा वो बोल रहे हैं।
बट आपने जितना एनर्जी प्रोवाइड किया उतना सारा का सारा एनर्जी ऑलरेडी मेल्ट करने में यूज हुआ है. सो देयर इज नो मोर एनर्जी टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या फिर हम लोग चाहे तो इसको अलग वे से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि आता है कि नहीं, बट दैट इज नॉट नेसेसरी. whatever energy that they have supplied is basically used to convert that ice का block into water. तो जो आइस जीरो पे था उसको हमने जीरो के वाटर में कन्वर्ट किया, 10 kg का 10 kg. Now in order to convert this water to 4 degree centigrade we require more energy that can be converted into heat, but we do not have that energy. That is why ये 4 डिग्री का यूज नहीं करेगा. आर यू गेटिंग द लॉजिक? Yes, sir. तो बी कैंसल हुआ, सी इज द करेक्ट आंसर. एनी अदर डाउट्स यू हैव गाइस? क्या वो 4 डिग्री का वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ डेफिनेटली आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू 10 टाइम्स, बट आप शर्माना नहीं, बिंदास पूछने का. मैं बोला कि देखो उन्होंने अपने पास कितना एनर्जी प्रोवाइड किया है, 3348 जूल. अपन अपने जेब से निकाल के एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं प्रोवाइड करने का, जितना क्वेश्चन में बोला है उतना ही. अभी यही एनर्जी को तो मैंने यहाँ पुट किया ना लेटेंट हीट में. इफ यू सी केयरफुली, जब मैं 3348 यूज करता हूँ तो मैं जितना भी एनर्जी उन्होंने प्रोवाइड किया है सारा का सारा यूज हुआ है 10 kg के आइस को मेल्ट करने के लिए. दैट इज अपने पास टू बिगिन विथ 10 kg का आइस था, हमने उसको पूरा का पूरा 10 kg में यूज कर दिया. इट्स लाइक दिस. आइस 10 ग्राम दिया है ना? हाँ वही, वो ग्राम में आएगा फिर, क्योंकि ये कैलोरी में वो है ना, तो कन्वर्जन करके क्या वो जाने दो, यूनिट छोड़ दो, बट कंसेप्ट सेम है ना कि 10 ग्राम का जो आइस है आपका किस में कन्वर्ट हो गया, फिर 10 ग्राम के वाटर में कन्वर्ट हुआ. इट्स लाइक दिस, यू गो टू द शॉपिंग and you spend all your money on a specific thing. Now you don't have enough money, then you cannot buy new stuff. Same way यहाँ पे वही हो रहा है. जितना एनर्जी आपको प्रोवाइडेड था आपने 10 ग्राम ऑफ आइस को 10 ग्राम ऑफ वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया. नाउ इन ऑप्शन बी दे आर सेइंग कि ये होता ही है, मतलब एंटायर ब्लॉक मेल्ट होता ही है, प्लस वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है. बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग बिकॉज नो मोर एनर्जी इज देयर. Now is it clear? Yes. Very good. Next question guys. No, so हम लोग चालू करें, दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते, एक्सरसाइज क्या एंड ऑल दैट. अच्छा, न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चन मैंने करने को मना किया था क्या? Is it something like that कि किया आपने? किया था सर. Okay. Who is this Kunal? कुणाल ने लेफ्ट किया लेक्चर. कुणाल कौन है? कुणाल कौन है? एक मिनट. ठीक है. So since you don't have any more questions, let's try to solve next few questions. State level exercise और archives तो किया ही होगा आपने try. We'll try to solve JEE exercise level का question. Okay. So do you want me to solve more questions or shall we begin with new chapter? What do you want? Some more questions करते हैं. ठीक है. We'll do that. First we are going to start with JEE exercise. Are you sure JEE exercise homework में नहीं था? नहीं दिया था सर. Okay. So I'll choose those questions which I personally think
will be little bit interesting to solve. I think हम लोगों ने ये 4 वाला solve किया था. If Earth suddenly stop rotating, ये वाला किया था. हाँ हाँ सर. Okay, so some questions we have solved in between. ज़्यादा नहीं, थोड़े से. I know that, so don't worry about it. Calorimetry also you are well aware. Yeah, let's solve this question. Question number 10. Okay, what we are gonna do, I'm gonna provide hint to every question, and after that I will tell you to find the solution. Okay, मतलब मैं इतना बड़ा hint नहीं दूंगा कि आपको पूरा figure out हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना ही पड़ेगा. But before I begin, I'll also give you half minute to read the question and take out given data. वो आपको खुद से आना चाहिए, given data निकालना. Go ahead and try to do so. चलो. A steel ball of mass 0.5 kg, so m is given as 0.1 kg actually, sorry, falls freely, so there is free fall happening, let's say, from a height of 10 meter. Okay, so h diya hai 10 meter, and bounces to a height of 5.4 meter. So there are two heights involved, so h2 is 5.4 meter from the ground. If the dissipated energy in this process is absorbed by the ball, तो जो प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, बॉल अपना वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. So there is involvement of heat. Okay, dissipated energy by the process is absorbed by the ball. तो अभी अभी मुझे कैसे पता चला हीट है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा था मुझे स्पेसिफिक हीट का टर्म दिखा, तो मेरे को वो क्लिक हो गया. आल्सो राइज इन टेम्परेचर दिखा, मतलब उन्होंने डेल्टा टी निकालने के लिए बोला या फिर डेल्टा थीटा निकालने के लिए बोला है, एंड उन्होंने स्पेसिफिक हीट दिया. सो द डिसिपेटेड एनर्जी दे आर टॉकिंग अबाउट माइट बी Q. This is what my brain is telling me, because I know the formula of Q is ms delta theta. तो अगर आप प्रोसेस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हो, you will realize that the ball was certainly at elevation h1. After that तो ये h2 हो गया. Okay, so basically it got to this particular height, but during this process जो भी heat impact पे जो भी collide हुआ, impact पे there was some kind of energy that was dissipated. Energy cannot be but it can be try करो and figure out करो आंसर आता है. सर भेजा. भेजा सर. Very good.
ओके अभी क्या क्या यहाँ पे कंसेप्ट बताया मैंने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो दैट मीन्स जो भी पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट का वो चेंज होके क्या हो जाएगा, दैट विल बी converted into heat. But actually there are two heights involved, so that will be change in potential energy. क्योंकि net जो motion हुआ वो change in potential energy के ऊपर depend है. और you could say कि सारा का सारा potential energy heat में convert नहीं हो रहा है, क्योंकि some potential energy is utilized to take the ball to new height also. ऐसे बोल सकते हो कि समझो आपके पास 10 जूल का एनर्जी था इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी, जब वो कोलाइड हुआ तो उसमें 2 जूल का पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ हीट में, एंड 8 जूल का पोटेंशियल 8 जूल का एनर्जी यूज हुआ अगेन बॉल को ऊपर लेके जाने में. सो इनडायरेक्टली आपको चेंज इन दिस एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हीट एनर्जी मिलेगा. दैट इज व्हाई आपको डेल्टा पी बोलना है. सो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, दैट विल बी mgh1 minus mgh2 equals to ms delta theta. So there are some cancellations like m cancel होगा, g तो cancel नहीं कर सकते, but we can definitely take it common. h1 minus h2 is like 10 minus 5.4 into specific heat is 460, and change in temperature, this is what they want from us. क्या अभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आपसे? Guys, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. तो लाइक फोकट में अब टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन बहुत इजी होता है. आप आपके दिमाग से सोचोगे तो आ जाएगा, उसमें क्या है. लेट्स नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, अच्छा 13 वाला टफ बता रहे हैं, वो करना है क्या 13 वाला? सर्कल वाले टफ कुछ बोला था ना आपने, हाँ, शालवी? sure. हाँ तो चलो टफ वाला लग रहा है तो कर देते, उसमें क्या है. दे आर सेइंग दैट क्वेश्चन इज टफ, विल ब्रेक इट डाउन. Same process we are going to follow. I want you to take down given data. जो भी आपको जितना रिक्वायर्ड लगता है सब लिखो. We'll see what we can do about this. ओके चलो, आप ना अगर आपको क्वेश्चन क्लिक होता है ना तो आप साइड बाय साइड स्टार्ट भी कर सकते हो. यू शुड नॉट वेट फॉर मी. ओके अपने आपके कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करवा दिए है, तो ट्राई योर बेस्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हार्ड बिट हम लोग उड़ा देते हैं, टेंशन नहीं लेते. वो सर्कल देखने से क्या होता है, डरना नहीं होता क्वेश्चन से. अ ग्लास फ्लास्क इज फिल्ड टू अ मार्क ऑफ 50 cc ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मर्क्यूरी. तो एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. तो ये कुछ तो वॉल्यूम जैसे दिया है मेरे को 50 cc सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड टेम्परेचर दिया है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. तो अपने को टेम्परेचर जो प्रोवाइडेड है मैं उसको लिखता हूँ, दैट इज T1 18 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ द फ्लास्क एंड कंटेन्स T1 क्यों, ये टेम्परेचर ही होगा, मेरे को अभी तक आइडिया नहीं है.
Next, if the flask and contents are heated to 38 degree, now I can write T1 and T2. How much mercury will be above the mark? मतलब mercury कितना बाहर आएगा वो मार्क से, एक सर्टन मार्क है ना, उसको क्रॉस कितना करेगा. So we need to find out that, and alpha for the glass is given, that is 9 into 10 raised to minus 6 per degree centigrade, that is alpha G, and alpha for mercury is given, that is 180 into 10 raised to minus 6 per degree centigrade. Now, how to actually solve this particular question now? There is a shortcut for this type of question, to be honest. और वो shortcut क्या है वो मैं बताता आपको हूँ. भेजना. वेरी गुड. वो शॉर्टकट क्या है बताता हूँ, बट पहले ना हम लोग इस सम को एज अ प्रोसेस अंडरस्टैंड करते कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. तो बेसिकली वी हैव अ ग्लास फ्लास्क, और ये ग्लास फ्लास्क में एक सर्टन वॉल्यूम तक, ओके, एक सर्टन लोकेशन तक आपको मर्क्यूरी फील्ड है. तो ग्लास फ्लास्क है एंड मर्क्यूरी फील्ड है. अगर उन्होंने ग्लास फ्लास्क का डेटा प्रोवाइडेड नहीं किया होता, दैट इज ये जो चीज है ना, ये ग्लास, ये ब्लैक्ड आउट है, दिस वाज नॉट प्रोवाइडेड, एंड ओनली थिंग दैट वाज प्रोवाइडेड वाज मर्क्यूरी. तो हम लोग आराम से निकाल सकते थे कि मर्क्यूरी कितने हाइट से या फिर कितने वैल्यू से ऊपर जाएगा. कैसे? आपको बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम तो निकालना है, एंड यू कैन डू इट इजी वे बाय यूजिंग द फॉर्मूला चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी इक्वल्स टू वॉल्यूम है तो गामा आएगा, बराबर. तो दैट विल बी इनिशियल वॉल्यूम इनटू गामा, इनिशियल वॉल्यूम, लेट्स कॉल इट एज V ओनली, इनटू गामा इनटू डेल्टा T. ये फॉर्मूला आप आराम से यूज कर सकते हो. अगर ये फॉर्मूला क्लिक नहीं हो रहा है आपको, तो यू कुड आल्सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, गामा इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर. अभी याद आया फॉर्मूला ये? हैव आई टॉट यू दिस? Yes. Yes. ओके. तो अभी इसमें सीन क्या है, प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में? इधर से आप डेल्टा वी तो डियर आराम से निकाल सकता है ना. तू डेल्टा वी फॉर मर्क्यूरी इज गामा फॉर मर्क्यूरी इनटू वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी. अभी ये क्वेश्चन डियर अपना आराम से सॉल्व हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ मर्क्यूरी की बात करते तो, बट उन्होंने क्या बोला है कि नॉट जस्ट मर्क्यूरी बट ग्लास इज ऑल्सो एक्सपांडिंग. सिर्फ मर्क्यूरी एक्सपांड नहीं हो रहा है तो ग्लास भी एक्सपांड हो रहा है. सो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग टू, कि मतलब बेसिकली ये भी, एक मिनट, मैंने अल्फा ही दिया है ना, कोई बात नहीं, वो तो देख लेंगे बाद में, उसमें क्या बड़ी चीज, सिंपल चीज है. तो बट प्रॉब्लम ये है कि अपने को अभी ग्लास के बारे में भी सोचना है. तो दैट मीन्स आई हैव टू थिंक अबाउट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास टू, दैट विल बी इक्वल्स टू गामा फॉर ग्लास इनटू वॉल्यूम तो सेम रहेगा दोनों का, मतलब जितने वॉल्यूम में ग्लास ऑक्यूपाई कर रहा है मर्क्यूरी को, उतना ही मर्क्यूरी का भी वॉल्यूम है ना. सो डेल्टा G ऑफ V इनटू डेल्टा T, तो ये सेम रहेगा. अभी क्या करना है, सिंस द डेटा इज इन टर्म्स ऑफ अल्फा, आप गामा को लिख सकते हो 3 टाइम्स अल्फा. तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा m V डेल्टा T equals to delta V of mercury, and this one will become 3 times alpha G V delta T into delta Vg. अभी बेसिकली आपको क्या करना है, अगर समझो सिर्फ मर्क्यूरी एक्सपांड होता तो ये फाइनल आंसर होता डेल्टा वी, बट सिंस ग्लास एक्सपांड हो रहा है यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू टू गेट द फाइनल आंसर. तो आपको इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. तो नेट चेंज जो होगा दैट विल बी सर इक्वल्स, मर्क्यूरी का तो गामा ही दिया है ना मर्क्यूरी का गामा दिए. सर, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन. ओके, हाँ, सॉरी अबाउट दैट. सो मर्क्यूरी का डायरेक्टली गामा दिया है, तो रास्ता भटक गया. So we don't have to convert for mercury. Wow, that was the trick. I don't think it's that difficult then. अभी क्या करना है अपने को, डेल्टा वी निकालना है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मर्क्यूरी का. अरे यार मैंने उल्टा एडजस्ट कर दिया. मर्क्यूरी का अभी आपको दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है. अच्छा, कौन सबसे ज्यादा एक्सपांड होगा, मर्क्यूरी एक्सपांड होगा कि ग्लास एक्सपांड होगा? क्या लगता है आपको? लॉजिकली सोचो, सॉलिड ज्यादा एक्सपांड होते हैं कि लिक्विड? अरे हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर. आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन क्या है कि मर्क्यूरी लिक्विड है, ग्लास सॉलिड है, तो सबसे ज्यादा एक्सपांड कौन होगा? गैस. गैस नहीं है, वो ग्लास है. सॉरी, लिक्विड.
mercury mercury. हाँ, so that is why डेल्टा V of mercury पहले आएगा माइनस डेल्टा V of glass आएगा. अभी आपको डेटा पुट करना है जस्ट. सो डेल्टा V m के जगह क्या लिखेगा, तू ये लिखेगा. सो दैट इज वॉल्यूम ऑफ gamma of mercury into volume into delta T minus 3 times alpha G into V into delta T. तो इधर से आप V डेल्टा T को कॉमन ले सकते हो. गामा M माइनस 3 अल्फा G आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर. अभी ये क्वेश्चन देख के लगा आपको टफ है? व्हाट इज योर ओपिनियन? टफ है? सर वो बस डेटा नीचे जो दिया था वो देखना पड़ा, ट्रिकी था. ट्रिकी था बस, और कुछ नहीं है. फुकट में डरने का नहीं. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. चलो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क मी. So 13th वाला done. Then next hard question that they have given is question number 16. अरे ये भी सेम वे से ही सॉल्व होगा. Spill out. देखो ना, how much mercury will spill out. सेम क्वेश्चन रिपीट मारा है क्या उन्होंने? Above the mark and spill out. थोड़ा अलग है बट सेम कंसेप्ट है. अच्छा, सो व्हाई डोंट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, देन प्रैक्टिस हो जाएगा. अभी सॉल्व करो, देखो याद आता है क्या कंसेप्ट जो क्वेश्चन किया वो. टेक 4 मिनट्स. 4 भी ज्यादा हो जाएगा, 3 दे दूं? तो क्वेश्चन कौन सा रिपीट कर सकते हो? 16. ओके. डन. गुड. स्टिल 2 मिनट्स रिमेन्स. आराम से जाओ, आपको घाई करने की जरूरत नहीं है. लास्ट 1 मिनट.
डन। गर्ल्स में से किसी का आवाज नहीं आ रहा है, जम रहा है कि नहीं क्या पता नहीं। Okay, you guys are sending it over here. Okay, do you want me to solve it या फिर आपको जम रहा है? जम रहा है सर। ठीक है। Then अरे ये वाला क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। आपको वो वाले क्वेश्चंस याद आ रहे? आई हैव टॉट यू लेटेंट हीट एंड ऑल वाले। हाँ सर। हाँ मतलब लाइक फेस चेंज में डायग्राम क्रिएट करने का सिखाया था, स्टीम एंड ऑल दैट वाले। सो I want you to attend this particular question now. Question number 23. Okay, begin. Like it's like they have said it is hard, but if your basics is clear, it's not hard. Don't worry about it. Take 5 minutes. It will take a little while to solve this question. But like if you don't understand, still don't worry. I will be solving this question for you. मतलब अगर आपको डाउट है तो, अगर आपने ऑनेस्टली बोला तो, नहीं तो नहीं। Begin. जर्नी क्रिएट करो, जर्नी क्रिएट करो। सेंटेड एक्चुअली टफ, मतलब लाइक कैसे दिया पता है, घुमा फिरा के फ्रेमिंग किया है क्वेश्चन का, बाकी कुछ नहीं। कि लास्ट मिनट
Last 2 minutes. सर आपको भेजा। Very good. भेजा चलो अभी बताओ, do you want me to solve this question? Yes, sir. चलो फिर I am solving this particular question. जिसने solve किया है they can take 2 minutes का break while I solve this one. Don't leave the meeting. So what they are saying, in an industrial process, 10 kg of water per hour, okay, is basically, so that is nothing but mass of water, right? So first given data is mass of water, that is 10 kg, and it is heated from 20 to 18 degrees Celsius. So change in temperature for water will be 80 minus 20, that is 60. अरे यार ठीक है, जाने दो, मैं लिखने नहीं वाला था, बट टू डू दिस स्टीम एट 150 डिग्री इज रिक्वायर्ड। ओके, तो टोटल कितना हीट वाटर ने एब्जॉर्ब किया, मतलब हम लोगों ने वाटर का टेम्परेचर क्या किया है, 20 से 80 किया है, बराबर ना, उसके लिए हमने स्टीम यूज किया, बट वाटर इटसेल्फ इज डूइंग सम काइंड ऑफ जर्नी। सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट वाटर। सो वाटर वाज प्रेजेंट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 10 kg का, एंड सेम 10 kg का वाटर यू गेट at the temperature of 80 degree centigrade. So which kind of heat is it, latent or sensible? Which heat is it जिसमें टेम्परेचर आपको दिखता है, which heat is it, latent or sensible? Guys क्या कर रहे हो, मतलब लाइक सेंसिबल। हाँ तो बताओ ना, इसमें इतना क्या है, मतलब लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप सब भूल गए हो फिर कंसेप्ट। रुको, आपको फिर टेस्ट ज्यादा लेना पड़ेगा, मेरे को टास्क ज्यादा देना पड़ेगा अगर आप कंसेप्ट भूल रहे हो तो सेंसिबल हीट होता है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेटेंट फेज चेंज से एसोसिएटेड है। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर will be equals to m of water specific heat of water into change in temperature. So mass of water is 10, specific heat, if I use it in terms of calorie. Now why I want to use it in terms of calorie, because they have given it in terms of calorie, so I can use that also. See, as they have used get per gram na, तो water के mass को मुझे kg से gram में convert करना पड़ेगा. So that is why 10 into 10 raised to 3, specific heat 1, change in temperature 60. So you can solve it further to get the answer as 6 into 10 raised to 5, and this is the heat that we got. तो अपने को 6 लाख कैलोरी का हीट मिला जो वाटर को चाहिए। अभी ये हीट कौन प्रोवाइड कर रहा है? टू डू दिस, स्टीम एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड is passed from a boiler into a copper coil immersed in water. Okay, the steam condenses in the coil and is returned to the boiler as water at 90 degree centigrade. Now that is very interesting thing. अगर आप डायग्राम इमेजिन करो, क्या बोला है उन्होंने कि अपने को पानी हीट करना है, बराबर, तो समझो ये बॉयलर है, दिस इज द बॉयलर वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, सो दिस इज द बॉयलर and inside this particular boiler this is the water, so entire boiler is filled up with this water. This is the water that we are gonna heat, ये water को हम लोग हीट करने वाले, and to do so हम लोग क्या कर रहे हैं कि इधर से एक कॉइल घुमा रहे हैं और इस कॉइल से, कॉपर कॉइल से हम लोग स्टीम पास कर रहे हैं। तो ये जो कॉइल है ना, इसमें से क्या पास कर रहे हैं हम लोग,
स्टीम पास कर रहे हैं बेसिकली, तो स्टीम इधर पे इंसर्ट हो रहा है और ये स्टीम एट द एंड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. सो व्हाट इज देयर क्वेश्चन, हाउ मेनी केजी ऑफ स्टीम इज रिक्वायर्ड पर आवर. तो कितना स्टीम हमें चाहिए सो दैट वी गेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट. तो प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, एट द एंड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, तो डोंट यू एग्री कि जो स्टीम इनिशियली था 150 डिग्री पे, वो पहले खुद को कन्वर्ट कर लेगा कितने टेम्परेचर पे, 100 में, तभी तो फेज चेंज पॉसिबल है. तो 50 to 100, इज इट सेंसिबल और लेटेंट. 150, इज इट सेंसिबल और अरे आंसर दे दो नहीं तो होमवर्क जबर. सेंसिबल है. हाँ, तो ये इसको Q1 बोलते हैं. सो दैट विल बी मास ऑफ स्टीम दैट इज अननोन इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द स्टीम दैट इज 540 इनटू चेंज इन टेम्परेचर दैट इज, स्टीम का 540 दिया है ना अपने को. एक मिनट, कितना दिया है, नहीं नहीं 1 दिया है स्टीम का, तो लेटेंट हीट 540 दिया है, एक्सट्रीमली सॉरी. तो स्पेसिफिक हीट इज 1 इनटू चेंज इन टेम्परेचर इज 150 माइनस 100, हायर माइनस लोअर. तो आपको ये हो जाएगा m इंटू 50, ये आपका Q1 हुआ. अभी स्टीम 100 पे आने के बाद व्हाट इज गोना हैपन, इसके बाद क्या हो रहा है, तो इसके बाद ये 100 वाले का फेज चेंज होगा. तो जो 100 डिग्री स्टीम था वो वाटर में कन्वर्ट हुआ 100 डिग्री के. तो यहाँ पे कौन सा हीट इन्वॉल्व हुआ, लेटेंट. तो QT विल बी इक्वल्स टू m इंटू एल. एल का वैल्यू कितना है, 540 m. तो ये आपका Q2 मिला. आफ्टर दैट ये 100 डिग्री का वाटर 90 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट हुआ. तो दैट मीन्स आई कैन नाउ यूज Q3 इक्वल्स टू m into specific heat of water 1 into change in temperature that is 100 minus 90. Now you need to add these three heats and उसको किसके साथ इक्वेट करोगे, इसके साथ, to get the value of m. क्या अभी क्वेश्चन समझा? हाँ सर. हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू हीट रिजेक्टेड. सिंपल सा कंसेप्ट अपने को यूज करना है. तो ये जो टोटल हीट था वो किसने रिलीज किया स्टीम ने. जो स्टीम पहले वेपर फॉर्मेट में अंदर जा रहा था वो पहले कूल डाउन होता है अप टू टेम्परेचर 100 एंड कूल डाउन होने के बाद अंदर ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है एंड देन आउट होता है. तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद भी उसका टेम्परेचर 90 पे रीच होता है. सो बेसिकली जर्नी क्या हुआ स्टीम का, स्टीम टू 100 डिग्री वाला स्टीम, देन 100 डिग्री स्टीम टू 100 डिग्री वाटर, 100 डिग्री वाटर टू 90 डिग्री वाटर. तो ये स्टीम का पूरा जर्नी था. ये टोटल को ऐड करोगे आप तो Q टोटल मिलेगा. दिस पर्टिकुलर Q टोटल इज एडिशन ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. सो दैट इज 50 m प्लस 540 m प्लस 100 minus 90 that is 10 m. And then you add them together so you get I guess 600. m को भी 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, किसको, m को. हाँ नहीं जरूरत नहीं ना, अभी तो इक्वेट मार रहा है, 600 m है ना. अगर तो इक्वेट मार रहा है लेफ्ट एंड राइट, एक हाँ मिनट, सर, बराबर बराबर, आपने ग्राम्स में ही रखा था. हाँ मैंने ग्राम्स में ही रखा, बट हाँ तो जरूरत नहीं है फिर. हाँ तो दैट विल बी 600 m विल बी इक्वल्स टू, वो याद है कितना आया था, 6 into 10⁵ कैलोरी जो भी था. 0 0 कट, ये कट, तो दैट विल बी एक और 6 कट, एक ही 6 कट, तो आई गेस 10⁵ बचेगा. सो मास विल बी 1 kg और 1000 ग्राम. हो गया सॉल्व. हाँ संस्कृति, किसने पूछा था डाउट गर्ल्स में से, समझा? Yes. वेरी गुड. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. और कोई टफ क्वेश्चन बोल रहे क्या? 24. The vertical utility containing liquid to 110% temperature T1 and T2, the liquid columns in the two arms have heights L1 and L2 respectively. The coefficient of volume expansion of the liquid is optimal. We can use gamma का formula use करके हम लोग relation develop कर सकते हैं. But then what they are saying, okay, let me think.
नहीं, कुछ तो मिसिंग है. In a vertical U-tube containing liquid, the two arms are maintained at different temperature. Okay, got it. Wow, nice. This one is good. Missing नहीं है, just guess करना पड़ेगा. We'll try to solve this question. Okay, take like 1 minute. Try to think about this particular question in depth. Don't worry, I'm going to solve it. You don't have to solve it now. But if you are able to solve it on your own, that's a very good thing. Okay, chalo. Let's begin. In a vertical U-tube containing liquid, the two arms are maintained at different temperatures T1 and T2. The liquid column in these two arms have heights L1 and L2 respectively. तो अपने पास दो heights है. The coefficient of volume expansion for the liquid for of the liquid is equals to, मतलब मेरे को basically gamma निकालना है. तो अपना liquid तो same है, liquid same है, but we have different temperature you could say maintain. तो चलो ना पहला वाला ये वाला जो है ना, ये वाला आर्म इसके ऊपर फोकस करते हैं. तो ना ये हाईलाइटेड आर्म है ना, उसके ऊपर फोकस करेंगे एंड देन लेटर ऑन वी विल फोकस ऑन दिस ग्रीन वाला आर्म. T2 है इसीलिए. तो ना अभी जब हम लोग राइट आर्म की बात करेंगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग बिफोर वी बिगिन द जर्नी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. दैट इज लिक्विड, if it is made up of same density and if there is no interface involved, liquid have this beautiful property of maintaining same level. तो ना वो अपने को गेस करना है, अपने को हिंट लगाना है कि इनिशियल लेवल ऑफ जो लिक्विड होगा ना वो सेम रहेगा, क्योंकि लिक्विड का प्रॉपर्टी ये है कि इट ट्राइज टू मेंटेन सेम लेवल. सो बेसिकली व्हाट इज गोना हैपन कि जो लिक्विड का लेवल होगा दैट पर्टिकुलर लेवल विल बी सेम इन बोथ ऑफ दिस कॉलम्स. ऐसे इनिशियली तो दोनों का इनिशियल लेवल जो होगा लेट्स कॉल इट एज एल एल. ओके, वो सेम रहेगा. अभी ये वाला जो है ना, ये वाला येलो वाला, उसको सॉल्व करते हैं राइट कॉलम. सो फॉर राइट कॉलम वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. वो आपको पता है क्या? वो डेल्टा टी मतलब लाइक फाइनल लेंथ इक्वल्स टू, सो एल फाइनल इक्वल्स टू एल इनिशियल into 1 plus alpha delta t. We can use this particular formula, but since the data exchange is in terms of volume, so I cannot use this alpha. मुझे gamma के terms में चाहिए. This is the question, they want gamma का value, so I will change this talk question to volume final minus volume initial into 1 plus gamma delta t. but volume क्या होता है रे? area into length. तो A L final, A L initial, एक मिस्टेक हुआ मेरे से, सॉरी, this into 1 plus gamma delta t. Now notice this thing,
this area will get cancelled. I'm talking about this cross sectional area. ये जो सर्कल है ना उसका एरिया, तो वो तो सेम ही रहने वाला है ना, फाइनल हो इनिशियल हो, लिक्विड का लेंथ कितने से भी चेंज हो, बट द एरिया ऑफ द ट्यूब विल रिमेन सेम. तो क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन सेम. एल फाइनल एल इनिशियल, यू गॉट द फॉर्मूला. ओके, अभी फाइनल लेंथ फॉर राइट कॉलम इज एक्चुअली L1 and initial length was L. So you get, don't get confused between this L1 and this L2. नहीं तो गलती से फाइनल लेंथ L2 बोल दोगे फिर प्रॉब्लम होगा. So I'm talking about tube 1 only. ट्यूब 1 के लिए फाइनल लेंथ L1 है और इनिशियल लेंथ मैंने L एज्यूम किया है. So my formula will become L1 equals to L1 plus gamma delta T, that is change in temperature. Considering that initially the liquid was maintained at you could say 0 temperature, क्योंकि otherwise मेरा solve नहीं हो पाएगा और tough हो जाएगा, तो मेरा डेल्टा टी हो जाएगा और चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा T1 minus 0. So the formula that we get, L1 is equals to L into 1 plus gamma T1. This is the first formula that I got. सेकेंड, फॉर लेफ्ट वाला जो कॉलम है उसके लिए अभी क्रिएट करेंगे. अभी तो आप लेफ्ट वाले कॉलम के लिए भी सेम लॉजिक लगा सकते हो डायरेक्टली. सो लेफ्ट वाले कॉलम में जो लेंथ है वो L2 है. ओके, तो इंस्टेड ऑफ L1 ओवर हियर यू कैन राइट L2. ओरिजिनल लेंथ तो सेम है 1 प्लस गामा T2. नाउ व्हाट्स कॉमन इन बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस? क्या कॉमन लग रहा है आपको जिसको आप रिप्लेस कर L. सकते हो? मार दो रिप्लेस, डिराइव करके देखो गामा का वैल्यू आता है क्या आपको. अभी बताओ कौन सा ऑप्शन आता है. ऑप्शन ए. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? आ रहा है क्या देखो. I think Neeraj Chopra won gold today. Yes, sir. Yes, sir. अभी पता चला है. वाह, नाइस, फर्स्ट गोल फॉर इंडिया. वो अपडेट आता है ना तो पता चला मेरे को. Excellent, excellent. 87, that's a good score. 87.58. सर यही आ रहा है. यही आ रहा है ना. चलो फिर डन. यू गॉट द ओवरऑल आइडिया. तो ये थे लेवल 1 के क्वेश्चंस जो हम लोगों ने सॉल्व किए. डू यू वांट मी टू सॉल्व सम लेवल 2 क्वेश्चंस और विल यू ट्राई देम? क्या करूँ, ट्राई करूँ? See, I'm giving you opportunity. You tell me what should I do? You want me to solve more question or should we move on to new chapter? That's what I'm saying. Like everyone is damn serious. Like thinking group discussion करके बताते सर रुको. लेवल 2 क्यों? लेवल 2 टफ होते हैं क्या?
अरे लेवल 2 टफ होते हैं क्वेश्चन। थोड़ा लेवल बढ़ता है तब। कुछ भी नहीं, फालतू है, ये वो बोलने के लिए होता है। ठीक है, ऐसा तुम लोगों को लगता है तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई कर ही देते हैं लेवल 2 के। ओके, इसमें क्या है, एल्स इज ओनली टफ वन, मतलब एक सर्कल वन नहीं, सर्कल वन तो एक दो ही है, एक आध दूसरा भी कर लेते हैं। आई थिंक ये वाले टाइप का क्वेश्चन हमने किया था क्या रे, ओ आर रिमेन्स सेम ऐसे टाइप का मेरे को याद है। एक चीज एक्सपांड होती थी, कंसेप्ट एक्सरसाइज में भी था, सीएई में, जरा देखो रीड करो इसको, आई थिंक मैंने किया है। अगर नहीं तो विल सॉल्व इट। Yes, sir. Yeah. किया है ना, वही मैं बोल रहा था। ये पक्का उसको ओलंपिक मिला ना, सॉरी गोल्ड मिला ना। यस सर। Yes, हाँ sir. सर। नहीं, क्योंकि कुछ न्यूज आर्टिकल्स में दे आर स्टिल शोइंग कि दैट कंप्लीटेड बता रहा है, या सो इट्स डन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। हाँ, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच प्रीवियस लेक्चर्स। लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 29 नाउ, बिकॉज लाइक वो टफ बोल रहे तो हम लोग कर देते हैं। Okay, first of all, I want you to read the question and squeeze out the given data that we could think of. देखते हैं क्या टफ बोल रहे, इतना क्या टफ है, let's see. Okay, okay. Ooh. Nice question. It's not that tough. अच्छा, shall I give you hint? आप ही सॉल्व करो, मैं हिंट देता हूँ चाहे तो। रेडी? क्या बोला अपने पास, एक रॉड है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ओके, एंड वो किसी मेटल से बना है। इट एक्सपांड्स बाय 0.075 when its temperature is raised from 0 to 100. Okay, another rod of different, अच्छा a rod नहीं, a rod बोलना है हमको, ठीक है। So rod A and rod B, ऐसे दो different rod है अपने पास, ध्यान से सुनो। मैं दो रॉड का यहाँ पे स्टोरी बनाता हूँ, एक ब्लैक रॉड बनाएंगे, एक ब्लू रॉड बनाएंगे। यस, लेट्स डू दैट। तो एक ब्लैक रॉड बनाया, एक ब्लू रॉड बनाया। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि जो आपका ब्लैक रॉड है, ओके, उसका ओरिजिनल लेंथ जो होता है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब लेट्स कॉल दैट एज ओरिजिनल लेंथ L, दैट इज 20 सेंटीमीटर। फिर वो कितने से एक्सपांड हुआ, दैट मीन्स उसका लेंथ कितने से चेंज हुआ, 0.075, सो दैट इज डेल्टा L विल बी 0.075। चलो हो गया। एंड देन टेम्परेचर डिफरेंस इज 0 to 100, दैट मीन्स डेल्टा T विल बी 100 minus 0 which is 100 only, done। फिर जो ब्लू वाला रॉड है दैट इज मेटल बी, उसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि सेम इनिशियल लेंथ है, तो एल का वैल्यू इसका भी 20 है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस है तो डेल्टा टी 100 ही है,
जस्ट ओनली वन डिफरेंट थिंग, इसका एक्सपांशन डिफरेंट है 0.045, मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिफरेंट है। अगर समझो हमने थर्ड रॉड बनाया, तो ये थर्ड रॉड जो कंपोजिट बनाया है उसका जो एक्सपांशन होता है वो कितना होता है 0.06। अच्छा, इसका लेंथ कितना है 20, इसका लेंथ कितना है 20, एंड अगर समझो थर्ड रॉड ऑफ सेम लेंथ, ओके, तो तीसरा रॉड बनाया और तीसरा रॉड सेम लेंथ का है, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो कि इसमें से ब्लैक पार्ट कितना है और ब्लू पार्ट कितना है। ये पहली बात तो समझो। तो मतलब मैंने कंपोजिट रॉड बनाया और कंपोजिट रॉड का लेंथ 20 सेंटीमीटर ही है, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया कि इसमें से ब्लैक वाला कितना है और रेड वाला कितना है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज ऑलवेज बेस्ट टू एज्यूम समथिंग। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ब्लैक वाले रॉड का लेंथ x होता है, एंड ये जो ब्लू वाला है उसका y मत ले लो, दो वेरिएबल मत डालो, टेंशन नहीं, मतलब और टेंशन क्रिएट होगा। तो इसका 20 माइनस एक्स लेते हैं। सो टोटल लेंथ 20 में से x ब्लैक वाला खा रहा है और एक 20 माइनस एक्स खा रहा है। ओके, नाउ विल सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व फर्दर। और इसका जो एक्सपांशन हो रहा है कंबाइंड एक्सपांशन, सो डेल्टा एल जो है इसका वो 0.06 सेंटीमीटर है। बट डोंट यू एग्री विथ मी कि जब ये रॉड एक्सपांड हो रहा है, दैट इज डेल्टा एल, जब मैं इसका निकालूंगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ मेटल ए प्लस डेल्टा एल ऑफ मेटल बी। तो जितना ए एक्सपांड होगा प्लस जितना बी एक्सपांड होगा तभी तो मेरे को टोटल एक्सपांशन मिलेगा। अभी डेल्टा एल ए आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ, ओके, इन दिस केस ओरिजिनल लेंथ विल बी x, ओरिजिनल लेंथ विल बी x इनटू अल्फा ऑफ ए। अरे यार ये फॉर्मूला भूल जाओगे आप, डेल्टा एल होता है एल अल्फा डेल्टा टी। ओके, सो ओरिजिनल लेंथ x है यहाँ पे, देन अल्फा का वैल्यू अल्फा ए इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 100, वो तो सेम रहने वाला है, प्लस डेल्टा बी का फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप, तो डेल्टा बी के लिए ओरिजिनल लेंथ है 20 माइनस एक्स इंटू अल्फा ऑफ बी इंटू 100। तो द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू, क्योंकि डेल्टा एल का वैल्यू भी आपको पता है कितना है, डेल्टा एल का वैल्यू 0.060, द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम फाइंडिंग आउट दिस एक्स इज वैल्यू ऑफ अल्फा एंड वैल्यू ऑफ बीटा। वो तो आप खुद ढूंढो, कैसे ढूंढना है वो आप देखो, आई एम नॉट गोना हेल्प यू। क्या क्वेश्चन का कंसेप्ट समझा? यस। हाँ सर। वेरी गुड। ट्राई टू फाइंड आउट अल्फा ए अल्फा बी, वो कैसे करोगे वो आप सोचना है।
आ रहा है आंसर? डू यू वांट वन मोर हिंट? सर अल्फा का वैल्यू मिला है, कैलकुलेशन करना चाहिए। करो करो। अच्छा, see question number 35 and do tell me, have we solved? No, maybe we have solved this particular question. I think 35 वाला ये तो हो गया आपका। I guess हमने solve किया है। If a graph is plotted taking temperature in Fahrenheit etc. हमने इक्वेशन क्रिएट किया था, याद है लाइन का y equals to mx plus c करके। Have we solved it or not? Maybe not. Then I am going to do it. नहीं sir, I don't think so. ओके तो अभी करेंगे। मस्त मस्त क्वेश्चन है ये, मतलब लाइक एकदम फन क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें। देखो आपको this will be last question. After this we will start new chapter. I hope you are satisfied with the number of questions we have solved. If you want more you can ask me now itself. तो हम लोग और ज्यादा करेंगे solve. Whatever you say. Okay guys. So if a graph is plotted taking the temperature in Fahrenheit along y-axis and corresponding temperature in Celsius along x-axis. So on your y-axis you have Fahrenheit and on your x-axis you have डिग्री सेंटीग्रेड। ओके मतलब फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का ग्राफ क्रिएट किया है। तो अपने को गेस करना है कि इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बट वो कैसे टाइप का स्ट्रेट लाइन है? पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, नेगेटिव इंटरसेप्ट on y-axis, etc. So how to solve this particular thing? First of all, we know the relation between C and F. I already told you that. Okay, and that relation is this: C upon 100 equals to F minus 32 upon 180. Now we can solve this particular thing further. 18 udhar jayega, you will get 18 by 10 C, or minus 32 will come over here to give you F. So 18 by 10 you already know na, it is 9 by 5. सो एक्चुअली कुछ लोगों ने इसको शॉर्टकट फॉर्मूला से भी याद रखा होगा, तो देयर इज नो इशू विद दैट। दैट इज f equals to 9 by 5 c plus 32. Why don't we compare it with our general formula, that is y equals to mx plus c? Okay, that is equation of line. So f, that is Fahrenheit, should be on y-axis, and this is what I see. Fahrenheit is present on y-axis. Next thing, c is present on x-axis. That's what I see. C is present on x-axis, and obviously this c over here is nothing but y-intercept. As you can see over here, y-intercept is positive, correct? So the correct option will be having a positive intercept on y-axis. That is option A. ये क्या लेवल 2 का क्वेश्चन है? देखो आप सोचो अभी, मतलब मैंने बताया इसके लिए आपको इजी लगा, वो भी अलग बात है, बट हाउ वाज द क्वेश्चन? समझा मैंने कैसे सॉल्व किया? समझा सर। वेरी गुड। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. I want you to solve abhi JEE ke questions on your own. If you have doubts, we will cover them. So your last homework for this particular chapter is JEE 1,
JE2 and JE archives. Bas. This will be your last homework. I'll create assignment, मतलब homework में classroom में upload करना है. You have to tell me though, मतलब like आपको पहले बताना है मुझे कि मतलब रिमाइंड करना है, कोई तो मुझे रिमाइंड कर दो. और नहीं कर रही चैप्टर से. और चाहिए? We'll do more sums, no Yeah. doubt. Okay, we'll do it then. तो आज सम ही करेंगे फिर. ठीक है, let me choose the question for you guys. इसमें और कौन सा टफ बता रहे हो लोग? Two S and B 39 was 69 for the one to coefficient of minus come together and fix temperatures further retention in the compound wire heated and wire is cooled at different temperature is same. When wire alone is cooled at the same temperature as wire B earlier, find correct option of it. Yeah, it's tough. We'll try to solve this. Give me a second. I'm processing this question in my brain. 39 try करना है guys. आपको कोई हिंट लग रहा है तो आप बताओ, तब तक मैं सोच रहा हूँ उसका. बोलो, हिंट है तो बोल सकते हो. I got it वैसे, but your suggestions are always welcome. Let me see कौन कौन लोग लेक्चर में बैठ रहे हैं, कौन कौन सो रहा है. 20 people. I think after this I will give you few questions to solve. Two wires A and B of same cross-sectional areas having moduli y1 and y2 and coefficient of linear expansion alpha and alpha 2 respectively are joined together and fixed between rigid supports at either end. तो बेसिकली क्या सिस्टम बना है? रिजिड सपोर्ट मतलब कुछ ऐसा और इसके बीच में एक वायर हम लोगों ने टाई की है. Now what is so special about this wire is that this wire is made up of two different materials. So we have one material over here
and another material over here. Okay, फिर क्या बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर वायर में कि ये जो मटेरियल इस ये A है ये B है, ए मटेरियल ए वायर के लिए y1 यंग्स मॉड्यूलस, ये y2, ये अल्फा 1 अल्फा 2 एंड देन और कुछ दिया है चेंज इन टेम्परेचर क्या बोले रेस्पेक्टिवली द टेंशन इन द कंपाउंड वायर when wire A is heated and wire B is cooled at different temperature is same when wire A alone is cooled at the same temperature. ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ से यहाँ तक बिगिन होके जो चल रहा है ना, यही क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिमाग खाएगा. बट पहले टू फाइंड मैं निकालता हूँ. फाइंड करेक्ट ऑप्शन मतलब मुझे रिलेशन निकालना है, तो आई कैन नॉट एग्जैक्टली गेट what like they are asking. So basically they want the relation in terms of alpha and y. तो मेरा फोकस रहेगा कि मैं अल्फा 1 अल्फा 2 के टर्म्स में निकालूं, रेशियो के टर्म्स में, so that this way I would be able to at least get the correct option. I don't know कि मेरे को आएगा कि नहीं, but let's see. The tension in the compound wire when wire A is heated, तो A को हम लोगों ने क्या किया है, हीट किया है, एंड B को क्या किया है, कूल किया है. So A is heated and B is cooled. जब हम लोग ऐसा करते हैं तो इन दोनों का जो भी डिफरेंट टेम्परेचर आएगा, the tension in the compound wire when wire is heated and wire B is cooled at different temperature is same when wire B is alone cooled. तो इन दोनों का ये जो वैल्यूज होगा वो A के कूलिंग के जितना है. ओके, टेंशन का. So that means tension in case of A heating and B cooling is equals to tension in case of A cooling. Okay, now we got it. तो अपन समझो कंपोजिट वायर कंसिडर करेंगे और अगर इस कंपोजिट वायर में आपने A को हीट किया और B को कूल किया, मतलब ये अलग टेम्परेचर पे हीट होगा, ये अलग टेम्परेचर पे कूल होगा. लेट्स से हमने इसको हीट किया है A को T1 टेम्परेचर पे और B को कूल किया है T2 टेम्परेचर पे. ओके, अगर हम लोग इसको कूल मतलब बेसिकली ये प्रोसेस कर रहे हैं तो T1 अपना हीटिंग टेम्परेचर है एंड T2 अपना कूलिंग टेम्परेचर है. ओके, तो A अगर हीट करते हैं तो जो टेंशन होगा प्लस B अगर कूल करते हैं तो जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टेंशन ऑफ A का डिक्रीज. अभी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, गिव मी अ सेकंड. आपको वो फॉर्मूला याद है क्या, हम लोगों ने स्टडी किया था ये एक्चुअल फॉर्मूला. टेंशन के टर्म्स में आता है, फोर्स के टर्म्स में आता है, थर्मल फोर्स बोलते हैं इसको हम लोग, थर्मल फोर्स. एंड इट इज, किसी को याद है थर्मल फोर्स, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा करके एक फॉर्मूला स्टडी किया था हम लोगों ने. Yes, sir. हाँ सर. तो टेंशन क्या है, एक टाइप का फोर्स ही है, तो अपन को ये यूज करना है. बट द प्रॉब्लम इज दैट ए हीट हो रहा है तो दैट मीन्स देयर इज राइज एंड बी डिक्रीज हो रहा है तो देयर इज फॉल. तो जो नेट इफेक्ट होगा, नेट इफेक्ट, उसमें ए टेंशन बढ़ाने की कोशिश करेगा और बी घटाने की, और वी कुड से एक वायर और ये वायर का जो इफेक्ट होगा वो एक दूसरे को नलीफाई करने की कोशिश करेगा. अगर दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज होते तो आई वुड हैव सेड दैट कि दोनों का टेंशन ऐड होगा, बट यहाँ पे डिक्रीज होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है. तो दैट इज व्हाई यू कुड से दैट टेंशन एट ए माइनस टेंशन एट बी will be equals to tension at A dash. Dash क्यों, क्योंकि ये कूल हो रहा है. ओके, अभी टेंशन एट A will be y of 1 क्योंकि A के लिए यंग्स मॉड्यूलस 1 है. देन एरिया ऑफ वायर 1, बट एरिया तो सेम ही रहने वाला है. देन अल्फा ऑफ वायर 1 एंड चेंज इन टेम्परेचर दैट विल बी T1 लिखूंगा मैं यहाँ पे, माइनस B के लिए y2 A अल्फा 2 T2. फिर TA डैश में क्या हो रहा है, तो TA डैश में आपका यंग्स मॉड्यूलस सेम रहेगा, एरिया भी सेम रहेगा, अल्फा भी सेम रहेगा, बट टेम्परेचर कौन सा होगा, कूलिंग वाला, क्योंकि ये कूल हो रहा है. तो दैट इज व्हाई वी गेट T2 ओवर हियर. नाउ व्हाट यू कैन डू, आप जो यंग्स मॉड्यूलस के टर्म्स है उनको क्लब कर सकते हो एक साथ. अच्छा ये रुको एक मिनट. बाय द वे वायर कूल करने के बाद उसका टेंशन ज्यादा होगा ना हीटिंग से,
अगर हीट करोगे तो वायर एक्सपांड होगा तो वो लूज होगा मतलब स्लैक होगा, तो टेंशन कम होगा। तो टेंशन एट बी शुड बी ग्रेटर देन टेंशन एट ए। ओके, तो बी वायर का टेंशन ए वायर से ज्यादा होगा क्योंकि वो कूल हो रहा है। तो ये सब चेंज हो जाएगा एंड यू विल गेट, डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझ रहा है मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरे को जस्ट वेरीफाई करने दो कि वेदर आई एम गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन ऑन। तो चेंज इन टेम्परेचर विल बी T2 minus Y1 A alpha 1 T1 equals to TA dash, that is Y1 A alpha 1 T2। तो अभी ये राइट साइड जाएगा, तो ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड यू हैव Y2 A alpha 2 T2, on your right hand side you have Y1 A alpha 1 T2 plus T1 कॉमन निकाल सकते हो। ओके, देन एरिया कैन बी कैंसल्ड आउट एंड देन आपको अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 के रिलेटेड कमेंट करना है, करेक्ट। सो यू कैन कमेंट अल्फा 2 नहीं अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। सो यू कैन कमेंट अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 will be Y2 upon Y1, then T2 upon T2 plus T1। so definitely ये वैल्यू ग्रेटर आएगा, ये वैल्यू लेसर आएगा। तो बाय दैट पर्टिकुलर लॉजिक ये जो नंबर है वो छोटा आएगा। अगर ये नंबर छोटा आया, पर ये इक्वल है ना, तो इक्वल है तो कंपेयर नहीं कर सकता ऐसे में। अगर मैं टेम्परेचर को और कुछ हिंट दिया है क्या मेरे को? Is there any other hint that they have provided and I missed out? ये ऑप्शन में 2 क्यों आ रहा है? मेरे को 2 तो नहीं आ रहा है किधर पे भी। सर वो प्रीवियस पेज दिखा सकते हो जिसमें आपने वो इक्वेशन लिखा था? ये वाला हाँ सर। बट मेरे को ये ऑप्शन में जो इन्होंने 2 मेंशन किया है ना, दैट आई एम नॉट गेटिंग। सर उन्होंने वैल्यूज अज्यूम की होगी मतलब कि T1 T2 की, कैसे करके T1 और T2 को इक्वेट कर दिया होगा ऐसा कुछ। That if we equate them, then also it's very difficult for us to predict. Okay, एक यंग्स मॉड्यूलस के बारे में भी कुछ डिटेल नहीं दिया है ना, टेम्परेचर। एज्यूमिंग दैट, एक मिनट ऑप्शंस पढ़ने दो मुझे, ऑप्शन Y2 अपॉन Y1 के टर्म्स में ही है, अल्फा 1 अपॉन, तो ये और ये करेक्ट आया। द प्रॉब्लम मतलब तू बोल रहा है T1 और T2 को इक्वेट किया तो फिर मतलब कोई ऐसा रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। या दैट कंपोनेंट डिविडेंड। सर पर हमें अल्फा 1 और अल्फा 2 वही फ्रैक्शन वैसे में ही चाहिए ना, तो दैट विल डिस्ट्रॉय द होल पर्पस। या करेक्ट, एनी अदर, मतलब मैं रिलेशन तक तो आ चुका हूँ बट उसके बाद ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा मेरा आंसर। अच्छा, इसका सॉल्यूशन किधर होता है जरा देखो आपके पास क्या है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ये ऑप्शन मतलब अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 लेस आना चाहिए Y2 अपॉन Y1 से। अरे बट ये यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यहाँ पे इक्वल आ रहा है। क्योंकि अगर मैंने समझिए एज्यूम किया कि ये लेस है और ये ग्रेटर है,
तो मुझे फ्रैक्शन में आएगा तो आने दे, बट क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का वैल्यू सेम ही आना चाहिए. So that is why somehow I have to think about any other idea. I'm getting stuck. I need to look for it someplace else. Then I'll tell you this question. ये बाद में करेंगे. आपके पास कोई अगर आइडिया है तो बता देना. Because like इसने जो बोला वो भी करेक्ट है. I cannot use componendo dividendo because if I use I will destroy my original format, that is alpha 1 upon alpha 2 का. I cannot assume few things. Like मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू हाई है एंड ये वैल्यू क्या है, लो है. तो दैट मीन्स बट वो ऑप्शन में 2 कहाँ से आया, दैट इज ऑल्सो ट्रबलिंग मी. वो 2 कहाँ से आ रहा है वो भी हिंट नहीं लग रहा है, क्योंकि 3 ऑप्शन में 2 है और अपने करेक्ट ऑप्शन में भी 2 है. So where exactly they are getting to? They cannot assume T1 and T2 are same because in question they have specified that temperature is different. So we cannot do it like that. Not satisfied with my logic. ठीक है, we'll work it on this particular question. We will solve it in next lecture again. यहाँ तक जो मैंने मतलब आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को if you want. I'll tell you what the logic I have used. Okay. तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि अपने पास 2 वायर है, एक वायर ए है, वायर बी है. ओके. एंड ये दोनों वायर्स ना हम लोगों ने कंपोजिट की है, मतलब टाई की है, कंबाइंड की है, व्हाटएवर दे वांट टू से. वायर ए का y1 वैल्यू है एंड अल्फा 1 वैल्यू है एंड वायर बी का y2 यंग्स मॉड्यूलस है एंड अल्फा 2 है. उन्होंने क्या बोला कि द टेंशन इन द कंपाउंड वायर व्हेन वायर ए इज हीटेड. तो पहले मैंने ये वायर को हीट किया, लेट्स से मैंने T1 टेम्परेचर पे उसको हीट किया एंड वायर बी इज कूल्ड. तो वायर बी को मैंने कूल किया तो T2 टेम्परेचर पे कूल किया. तो वो जो कंबाइंड इफेक्ट आता है टेंशन का, जो भी टेंशन डेवलप होगा नेट टेंशन, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू जब मैं सिंपली सिर्फ टेंशन ए या फिर वायर ए को कूल करूंगा तब का वैल्यू. मतलब वायर ए को गर्म करके वायर बी को कोल्ड करने का जो सिस्टम है, कंबाइंड सिस्टम, दैट उसका कंबाइंड वैल्यू विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू इस सिस्टम को कूल करने का वैल्यू. फिर मैंने यहाँ पे एक और मिस्टेक किया था, ये फॉर्मूला तो आपको समझा ही होगा. मैंने यहाँ पे एक और मिस्टेक किया, मैंने TA माइनस TB लिया. मैंने गलत सोचा, क्योंकि वायर ए जब हीट करोगे तो वो एक्सपांड होगा तो वो टॉट हो जाएगा, टॉट नहीं स्लैक हो जाएगा. स्लैक मतलब उसमें वो लूज हो जाएगा क्योंकि उसका लेंथ बढ़ गया. अब बट ऑन द अदर हैंड वायर बी अगर आप देखोगे तो वायर बी कंडेंस हो रहा है, कूल हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करेंगे एंड दैट इज वाई वायर बी में ज्यादा टेंशन डेवलप होगा. तो दैट मीन्स टेंशन एट बी विल बी ग्रेटर देन टेंशन एट ए. दैट इज वाई मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया. और सब्ट्रैक्ट क्यों किया, ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों का इफेक्ट अपोजिट हो रहा है. ए टेंशन को लूज करने की कोशिश कर रहा है, ए क्या कर रहा है, इट इज लूजिंग टेंशन. ऑन द अदर हैंड बी इज गेनिंग टेंशन. और लूजिंग एंड गेनिंग अगर दो डिफरेंट अपोजिट थिंग है, यू कैन नॉट ऐड देम, राइट. सो आई सब्ट्रैक्टेड देम. सो मैं TB माइनस TA किया. ऑन राइट हैंड साइड दे आर सेइंग टेंशन ए का कम हो रहा है, बराबर नहीं, कूल हो रहा है, तो टेंशन बढ़ेगा उसका, तो कूल हो रहा है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, TA डैश बोला. फिर मैंने वही y2 A अल्फा 2 T2 पुट किया, y1 A अल्फा 1 T1 A के लिए. TA डैश के लिए सिंस इट इज कूलिंग, मैंने इनिशियली देखो TA के लिए हीटिंग लिखा था क्योंकि पहले केस में वो हीट हो रहा था, सेकेंड केस में वो कूल हो रहा है. फिर मैंने इसको मॉडिफाई किया to get this particular answer, but after that I'm getting struck. यहाँ तक तो मैं करेक्ट. सर डेल्टा T ग्रेटर देन 0 होगा ना. कौन सा डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर. हाँ मतलब अगर हम T1 माइनस T2 करेंगे तो डेल्टा T द चेंज इन टेम्परेचर ग्रेटर ही होगा ना, ग्रेटर देन 0. हाँ, क्योंकि हम लोग 0 से नीचे नहीं गए. सर तो
मैं 2 भी ला सकता हूँ अगर आप वो y2 और y1 को RHS पे ले जाओगे, उसके बाद दोनों साइड पे -2 करोगे तो आ सकता है शायद। विल ट्राई। दोनों साइड y2 माइनस y1, तो अल्फा वन अल्फा टू y1 अपॉन y2 आ गया, यहाँ पे t2 हो गया, t2 प्लस t1। देन व्हाट यू आर सेइंग, -2 तो दोनों साइड को उल्टा कर दो। रेसिप्रोकल, ठीक है। सो t2 प्लस t1 अपॉन t2 इक्वल्स टू अल्फा टू y2 अपॉन अल्फा वन y1। नेक्स्ट। सर अब -2 दोनों साइड पे। बट y मतलब सर ऑप्शन में हाँ, मतलब अब वही एक तरीका बचता है। नहीं, पर एक्चुअली T1 -T2 भी चाहिए क्योंकि हमें डेल्टा टी लाना है ना, इसलिए। ठीक है, विल डू दैट। -2 किया, फिर ये हो जाएगा t2 प्लस t1 -2t2 अपॉन t2 इक्वल्स टू अल्फा टू y2 -2 अल्फा वन y1 upon alpha 1 y1. So if we subtract t2 and minus t2, 2t2, so subtract, okay, this will become t1 minus t2 upon t2. Okay, you got your delta t. So this one is alpha 2 y1 y2 minus 2 alpha 1 y1 upon alpha 1 y1. अभी assuming that this delta t, that is t1 minus t2, is greater than 0. ऐसे ही बोल रहा है ना अभी, डेल्टा टी को ग्रेटर हाँ देन सर। 0 कंसिडर करो। सर तो नीचे का सब साफ हो जाएगा और y2 इज इक्वल टू 2 अल्फा 1 y1 आ जाएगा, तो उससे हमें शायद ऑप्शन बी आएगा। नहीं, एक मिनट, डेल्टा टू इफ वी टेक ग्रेटर देन 0, देन सर नीचे का। पूरा इक्वेट हो जाएगा ना, तो जीरो तो वैसे भी जो डिनोमिनेटर में वो इंटू जीरो। हाँ, करेक्ट, गॉट इट। सो नाउ वी कैन एक्चुअली टेक इट डेल्टा टी, इसको पेस्ट करते हैं पहले। ओके, then we can take this particular delta t2 to other side, and you are saying कि delta t change in temperature should be greater than 0। तो यहाँ पे मैं यही चीज यहाँ पुट करूंगा, डेल्टा टी जो आया है ना अपने को वो। अभी डेल्टा टी ग्रेटर देन 0 क्यों है वो बताता हूँ। हमने वायर को कूल किया है, बराबर। तो अगर आप टेम्परेचर देखोगे, एक जगह पे वायर हम लोग हीट कर रहे हैं, दैट इज हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर करोगे, बराबर। मान के चलो हाई टेम्परेचर 25 है, लो टेम्परेचर क्या होगा, 10 होगा। तो 25 माइनस 10 आंसर 15 आ रहा है। तो दैट इज चेंज इन टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसीलिए डेल्टा टी हम लोगों ने 0 लिया। सर व्हाट इफ द टेम्परेचर इज निगेटिव, दैट आल्सो डजंट मैटर, क्योंकि अगर टेम्परेचर निगेटिव होगा तो ये -30 हो जाएगा, मे बी माइनस ऑफ माइनस विल बी अगेन प्लस। So you are always getting answer or change in temperature as positive. So delta T will be greater than 0. If such is the case, then what is going to happen? This one is alpha 1 y1 into t2 greater than 0. हाँ, तो ये अल्फा वन वाई वन इधर जाएगा, t2 भी इधर जाएगा, तो सारा चीज 0 ही हो जाएगा। तो अल्फा टू वाई टू विल बी ग्रेटर देन 2 अल्फा वन वाई वन। या फाइनली गॉट इट। तो अल्फा वन अपॉन अल्फा टू विल बी वाई टू अपॉन 2 वाई वन, ऑप्शन पे। गुड, गुड गुड गुड। वो -2 का बैठना है, एक लाइक एलेबरेट करने को नहीं आएगा, नॉर्मल माइंड थिंक नहीं करेगा -2 का। अभी हम लोगों ने क्यों सोचा कि हमें कुछ भी करके लाना है इसके लिए, बट व्हाई एग्जैक्टली -2, व्हाई कुडंट यू यूज -1, दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन। फिर पर वो डेल्टा टी लाना था ना कैसे भी तो। हाँ, वो, बट वो क्लिक नहीं होता ना वो मोमेंट पे, मुझे भी क्लिक नहीं हुआ। तो लाइक इट्स प्रीटी कॉमन टू गेट कंफ्यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने ऑप्शन देखा, अपने को कुछ रियलाइज हुआ कि हाँ मे बी वी कुड डू दैट, तो वो ऐसा हो जाता है। सो इट वाज डेफिनेटली अ टफ लेवल का क्वेश्चन। गाइस समझा ये क्वेश्चन, यस और नो? हेलो 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 सर हेलो। स्लाइड दिखाओ ना। ये देखो, ये पहला है, ये सेकंड है,
थर्ड है। Okay, now I want you to solve few questions. Where are numerical value type questions? I'll give you few questions to solve. Will like set time limit, and you have to send those questions within the time limit. Okay, and not only that, you have to send those questions in the group too. मतलब like मैं जिसको बोलूँगा वो 5 students को ये question group में send करने पड़ेंगे with the solution. And now the solution can be little bit rough, but at least I should see like conceptual knowledge कि at least आपको इतना तो समझा, वो तो समझना चाहिए. न्यूमेरिकल टाइप में जाने का, और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में द क्वेश्चंस दैट आई वांट यू टू सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6. सर हम इसके बाद कौन सा चैप्टर चालू करने वाले हैं? आई गेस कौन सा बच गया है तुम लोगों का? कुछ तो वेव का बचा था ना? हाँ, वेव्स 11th स्टैंडर्ड वाला. वो करेंगे फिर. Okay, so these are the 4 questions that I want you to solve. 2, 5, 6, 13. Since these are numerical questions, you don't have options, and you'll definitely find it. Your time starts now.